हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं नए बैच का, जो कि टारगेट करेगा हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स 2026। तो जीएनएसएस के लिए जो सिलेबस है गेट ज्योमेट्रिक्स का, उसके टॉपिक्स को कवर करेंगे हम। इस बैच का नाम है हमारे पास सिग्मा बैच, ठीक है, जो कि हमारे पास सारे सिलेबस को कवर करेगा। जो भी हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल होगा, न्यूमेरिकल होगा, सभी क्वेश्चंस जो हैं, सभी टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले जीएनएसएस की फुल फॉर्म है हमारे पास ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसके अंदर हमने 3 यूनिट रखी है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू जीएनएसएस के बारे में समझेंगे, जो भी टेक्निक्स होती हैं वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें जीएनएसएस पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी एप्लीकेशंस हैं उसकी वो भी हम देखेंगे। तो ये जीएनएसएस जो सैटेलाइट सिस्टम है, जैसे हमारा अभी तक आप सभी जीपीएस को ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो सबसे पहला हमारे पास सिस्टम था, ठीक है, सैटेलाइट सिस्टम। तो जीपीएस के बारे में सभी जानते हैं, बट जीपीएस एक जीएनएसएस के पार्ट है हमारे पास। उसके अलावा आप देखोगे ग्लोनास हो गया, गैलीलियो हो गया, तो ये सभी जीएनएसएस सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, इंडिया का भी अलग है, जिससे आप कहीं पर भी किसी भी पॉइंट की या खुद की लोकेशन, पोजीशन, नेविगेशन, ठीक है, टाइमिंग सर्विस, ये सभी प्रोवाइड करता है हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम जो है। तो इंट्रोडक्शन टू जीएनएसएस देखेंगे यूनिट 1 के अंदर, इसके अंदर सब टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूनिट 2 के अंदर रहेगा जीएनएसएस एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कंपोनेंट्स के बारे में भी समझना इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल हो चाहे फिर हमारे पास न्यूमेरिकल हो। और थर्ड यूनिट में हम जीपीएस सर्वे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 के अंदर जो सब टॉपिक्स रहेंगे, इंट्रोडक्शन रहेगा, बेसिक्स रहेगा जीएनएसएस का, हिस्ट्री रहेगी जीएनएसएस की, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे पास ये सैटेलाइट सिस्टम डेवलप होना। उसके बाद जो हमारे पास 3 मेजर जो डेवलप हो चुके हैं हमारे पास, जीपीएस हो गया, सबसे पहला था ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोनास हो गया रसिया का, जीपीएस तो आपको पता है कि अमेरिका का है, ठीक है। ग्लोनास हो गया रसिया का, और गैलीलियो हो गया हमारे पास यूरोपियन यूनियन का। तो इन सभी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि कितनी सैटेलाइट्स होती हैं सिस्टम के अंदर, कितनी ऑर्बिट्स के अंदर रहती हैं सैटेलाइट, वो सभी चीज़ें, ठीक है, उनका जो ऑर्बिटल पीरियड रहता है कितना रहता है, इनका कंपैरिजन देखेंगे, इनके बारे में समझेंगे जीएनएसएस सिस्टम एग्जांपल्स, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट एग्जाम के अंदर। उसके अलावा हम इस यूनिट के अंदर देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तीनों सिस्टम्स का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जीपीएस हमारे पास मेन है, फिर ग्लोनास है, फिर गैलीलियो है हमारे पास, ठीक है। इन ये कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक टेबल रहेगी, उस टेबल के अंदर हम समझेंगे, ठीक है। तो ईजी रहेगा हमारे पास सारी चीज़ें कंपैरिजन करने में। उसके बाद डीजीपीएस की एक बेसिक को देखेंगे इस यूनिट के अंदर। डीजीपीएस इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो डीजीपीएस मतलब डिफरेंशियल जीपीएस, तो ये टेक्निक है हमारे पास। सर्विंग टेक्निक के बारे में भी हम देखेंगे। इसके अंदर फॉर्मूलाज रहेंगे जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ डीजीपीएस और सोर्सेज ऑफ एरर। तो सोर्सेज ऑफ एरर से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप देखोगे कोई भी लोकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं रहती, कुछ ना कुछ एरर अवेलेबल रहता है। तो वो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, मतलब कैसे हमारे पास उस रीडिंग के अंदर एरर्स आते हैं, तो वो सोर्सेज के बारे में देखेंगे। और फिर एक हमारे पास पैराग्राफ रहेगा इंडियन सिनेरियो, कि इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या क्या हमने काम कर लिया उसके ऊपर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसके अंदर हम डीजीपीएस और जीएनएसएस का जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियरली समझेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं जीएनएसएस कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जब हमारे पास सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, तो जब किसी भी ह्यूमंस को एक दूसरे को या किसी भी जगह पर वापस लोकेट करना है, ठीक है, तो सिंपल वेज थे उनके, कि स्टोन एज के टाइम पे हम पत्थर रखते हुए जाते थे, या फिर ट्रीज अवेलेबल थे जंगल के अंदर तो हम मार्किंग करते थे उनके ऊपर, या कोई भी माउंटेन्स जो कि दूर से दिख जाता था तो उसका रेफरेंस लेके हम किसी भी चीज़ की लोकेशन या खुद की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है। फिर जब हमारे पास जहाज आने लगे और जब आप समुद्र में जाते हो तो वहाँ पे क्या है, आप सेलेस्टियल बॉडीज को देखते हो, जैसे तारे हो गए, चंद्रमा हो गया, तो इनको देखोगे तो आपको अपनी जो एंगुलर मेजरमेंट्स हैं उसके बेसिस पे ही अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। मतलब कि जो भी पोजीशन रहेगी आपकी, सन हो गए, स्टार्स हो गए, उनके बेसिस पे हम फाइंड आउट करने लगे थे। जब हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, डेवलपमेंट हुआ, तो हमारे पास खुद को नेविगेट करने का सबसे ईजी तरीका हो गया, क्योंकि सैटेलाइट से हम अपनी लोकेशन कहीं पर भी अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या जीपीएस के बारे में सुना है, लेकिन जीएनएसएस और जीपीएस दोनों अलग चीज़ें हैं। जीएनएसएस है हमारे पास ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम,
और जीपीएस है हमारे पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस जो है वो एक सब पार्ट है हमारे पास जीएनएसएस का, एक एग्जाम्पल है। जीपीएस जो है वो अमेरिका ने डेवलप किया था और सबसे पहले डेवलप हुआ था, इसलिए लोग अपना जीपीएस कहते हैं, बट जीएनएसएस एक डिफरेंट चीज़ है। जीएनएसएस जो होता है वो कॉन्स्टलेशन ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स का होता है, मतलब कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स को हम क्या जीएनएसएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जिसकी हेल्प से हम क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D पोजीशन किसी भी अर्थ के लोकेशन पे या स्पेस के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ तो वैसे आपको पता ही है, इसके बारे में और देख लेते हैं कि जीपीएस जो है वो सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल है जीएनएसएस, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले डेवलप हुआ, फुल्ली डेवलप्ड है। तो हर एक 3D पोजीशन निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पे मिनिमम आपको 4 सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, उस पॉइंट पे विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। और जीपीएस का जो ऑर्बिट्स के अंदर सैटेलाइट्स मूव करती हैं वो हर एक पॉइंट पे मिनिमम 4 सैटेलाइट्स अवेलेबल रहती हैं, इसलिए हमारे पास किसी भी पॉइंट पे अर्थ के किसी भी सरफेस के पॉइंट पे या फिर स्पेस के अंदर हम किसी भी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जीपीएस की हेल्प से, ठीक है। तो इनिशियली हम देख सकते हैं कि जीएनएसएस जो है वो डिफेंस पर्पज़ के लिए डेवलप किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जीएनएसएस वाज मेनली यूज फॉर डिफेंस पर्पज़, लेकिन आजकल आप देखोगे कि अपनी भी लोकेशन आप शेयर कर देते हो, जिससे कि हमारे पास क्या जो भी आप लोकेशन शेयर करते हो उसमें जीएनएसएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वही नेविगेशन सैटेलाइट्स की हेल्प से हम अपनी लोकेशन को भेज देते हैं। तो हम डिफेंस में नहीं आ रहे, मतलब कि ये सिविलियन पर्पज़ के लिए भी बाद में यूज होने लगा था, लेकिन हमारे पास एक्यूरेसी को डाउन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि ये जो सिविलियन पर्पज़ के लिए एक्यूरेसी डाउन का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर 2 मीटर 10 मीटर इस टाइप की एक्यूरेसी को फाइंड आउट कर सकते हो, और ये जानबूझ के हमारे पास एरर इंट्रोड्यूस किया जाता है। डिफेंस पर्पज़ में ऐसा नहीं है। डिफेंस पर्पज़ के लिए अगर आप किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट कर रहे हो, पोजीशन को शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जानबूझ के उसके जो एक्यूरेसी है उसको डाउन नहीं किया जाता, बट सिविलियन पर्पज़ के लिए सिविलियंस के लिए हमारे पास जो एक्यूरेसी है उसको डिग्रेड किया जाता है, और वो जानबूझ के किया जाता है कि उसके अंदर जो एरर्स हैं वो जानबूझ के इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे आगे जाके कि क्या कहते हैं उस चीज़ को, ठीक है, आगे देखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है सिविलियंस जो है आजकल बहुत ज़्यादा जीएनएसएस और जीपीएस यूज करते हैं, ग्लोनास होते हैं काफ़ी फोन्स में। तो ट्रैकिंग सिस्टम, नेविगेशन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वेदर फोरकास्टिंग, प्रिसाइज पोजिशनिंग, इमरजेंसी सर्विसेज, और आजकल तो हर एक फ़ोन में जो भी मैप चलता है वो भी जीएनएसएस टेक्निक के बेसिस पर चलता है, ठीक है। अब इसमें जैसे नेविगेशन क्या होता है हमारे पास कि कोई भी व्हीकल को या पर्सन को जब हम मॉनिटर करते हैं, मतलब उसकी मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैसे गई, कहाँ से, या उसका जो भी मूवमेंट होता है उसको मॉनिटर करना और उसको कंट्रोल करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम नेविगेशन कहते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं पोजीशनिंग की, तो वो होता है कि जो भी ऑब्जर्विंग साइट्स है, ठीक है, लैंड हो गया, सी हो गया, या फिर आप स्पेस में देखोगे, एयर में देखोगे एरोप्लेन्स को, तो उनकी लोकेशन कहाँ पर है, अगर हम उसको फाइंड आउट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, वो पोजीशन होता है। अगर हम किसी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं या नेविगेट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो नेविगेशन कहलाता है। और किसी भी जो भी स्पेस के अंदर रहेगा या फिर एयर के अंदर किसी भी साइट को फाइंड आउट करते हैं, तो वो पोजीशनिंग कहलाता है, मतलब उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना पोजीशनिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारे पास कि जीएनएसएस क्या होता है, वो चीज़ हमने देख ली। अभी हम बेसिक्स देखते हैं जीएनएसएस का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो जीएनएसएस होता है कॉन्स्टलेशन, मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होता है, जो कि फाइंड आउट करता है हमारे पास किसी भी पर्सन की या पॉइंट की पोजीशनिंग और टाइमिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, चाहे अर्थ के ऊपर हो चाहे हमारे पास स्पेस के अंदर हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जीएनएसएस आर ए कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट डिजाइंड टू डिटरमाइन पोजीशनिंग एंड टाइमिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूजर्स ऑन द अर्थ और इन स्पेस। 1970s में क्या था हमारे पास, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ICAO, उसने डिफाइन किया था जीएनएसएस को कि ए वर्ल्ड वाइड पोजीशन एंड टाइम डिटर्मिनेशन सिस्टम दैट इंक्लूड्स वन और मोर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, एयरक्राफ्ट रिसीवर्स एंड सिस्टम इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग ऑगमेंटेड एज नेसेसरी टू सपोर्ट द रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस फॉर द इंटेंडेड ऑपरेशन। तो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हमारे पास एरोप्लेन्स वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर इसने जो डिफाइन किया है जीएनएसएस को, बहुत इंपॉर्टेंट किया है कि जीएनएसएस जो है वो कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है, वन और मोर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है,
जो कि इम्पोर्टेंट है टाइम और पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, जो कि अपने कंपोनेंट्स को यूज करती है। कंपोनेंट्स में देखोगे आप, रिसीवर हो गया हमारे पास, सैटेलाइट्स हो गया, ठीक है, जो कि मॉनिटर करते हैं और नेविगेट करते हैं, जो कि रिक्वायर्ड रहता है हमारे पास, ठीक है। तो जीएनएस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एरोप्लेन्स के या एविएशन सेक्टर में बात करोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएनएसएस, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारे पास सारी फ्लाइट्स वगैरह उड़ती रहती हैं, ठीक है। और उसमें बहुत प्रिसीजन के साथ हमारे पास लोकेशन या किसी भी प्लेस की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड रहती है उसके अंदर। तो मेनली जो हमारे पास जीएनएसएस हैं, सबसे ज़्यादा जो फुल्ली डेवलप्ड है, एक है जीपीएस, जिसके बारे में सभी जानते हैं, अमेरिका का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दूसरा है हमारे पास ग्लोनास, जो कि रशिया का है। और तीसरा जो है वो हमारे पास गैलीलियो है, जो कि अभी डेवलप हो चुका है, यूरोपियन यूनियन का है हमारे पास, यूरोपियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। अगर इंडिया की बात करें हमारे पास, तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम आईआरएनएसएस के अंदर कहते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो आपको गगन याद रखना है कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन जो फुल फॉर्म है हमारे पास, वो किसके अंदर है, इंडियन का हमारे पास नेविगेशन और सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि अभी डेवलप नहीं हुआ है, अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चाइना की, उसका भी नेविगेशन सिस्टम है, कंपास सिस्टम है। सेम हमारे पास क्वासी जेनिथ रहेगा हमारे पास, किसका, जापान का रहेगा। तो वो भी आगे आएगा हमारे पास कि जापान का भी एक सैटेलाइट सिस्टम है क्वासी जेनिथ। तो ये जो जीएनएसएस सिस्टम है उसको हमने दो क्लासेस में क्लासीफाई किया है। एक है हमारे पास जीएनएसएस 1 कैटेगरी, दूसरा हमारे पास है जीएनएसएस 2 कैटेगरी। तो जीएनएसएस 1 के अंदर है हमारे पास जो ऑपरेशनल है हमारे पास, जो फुल्ली डेवलप्ड है। तो मेनली हमारे पास जीपीएस और ग्लोनास है, और गैलीलियो भी अभी डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो जीएनएसएस 1 कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके अलावा जो अंडर डेवलपिंग है सेकंड जनरेशन जीएनएसएस सिस्टम, जैसे चाइनीज कंपास हो गया हमारे पास, जापान का क्वासी जेनिथ हो गया, इंडिया का हमारे पास गगन, जो कि आईआरएनएसएस है हमारे पास, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, वो हमारे पास क्या जीएनएसएस 2 के कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब जैसे हमने इंडेक्स के अंदर देखा था डीजीपीएस के बारे में, तो डीजीपीएस है हमारे पास डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो डिफरेंशियल जीपीएस क्या है कि जब हमारे पास जो भी जीपीएस सैटेलाइट होती है या यूजर होता है हमारे पास, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करता है, तो अगर साथ के साथ हमारे पास करेक्शन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई एरर होता है, लेकिन हम फिर भी उस एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो करेक्शन अप्लाई हो रहा है हमारे पास रीडिंग लेते हुए, या रीडिंग के बाद हम अगर करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे पास डीजीपीएस टेक्निक कहलाती है, ठीक है। तो उससे हमारे पास एक्यूरेसी थोड़ी हाई मिलती है, अचीव होती है। और हम जीपीएस को इसलिए जानते हैं क्योंकि ये फुल्ली ऑपरेशनल है और फुल्ली फंक्शनल है हमारे पास। इसके अंदर टोटल 32 सैटेलाइट्स हैं और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज किया जाता है जीपीएस का, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। बाकी अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, उसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ जीएनएसएस के एक एक कंपोनेंट्स को अच्छे से समझेंगे। स्पेस सेगमेंट हो गया, कंट्रोल सेगमेंट हो गया, यूजर सेगमेंट हो गया। और गेट एग्जाम में तो इतने सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं, कि ये तीनों सेगमेंट देंगे और फोर्थ कोई और ऑप्शन देंगे, तो उसमें पूछा जाता है कि कौन सा हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ जीएनएसएस नहीं है या फिर सेगमेंट ऑफ जीएनएसएस नहीं है, ठीक है। तो मेन हमारे पास तीन ही सेगमेंट रहते हैं, स्पेस, कंट्रोल और यूजर सेगमेंट। तो एक एक करके देख लेते हैं अभी इंट्रोडक्शन की कौन सी चीज़ क्या है, उसके बाद हमारे पास आगे की यूनिट में क्या रहेगा, हर एक सेगमेंट के बारे में फुल्ली डिटेल्स रहेंगी। तो जीपीएस, ग्लोनास या गैलीलियो, कोई भी जीएनएसएस सिस्टम रहेगा, उसके मेनली हमारे पास 3 कंपोनेंट्स या सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है स्पेस सेगमेंट, नाम से पता चल रहा है, जो स्पेस के अंदर हमारे पास उसका कंपोनेंट्स है। और स्पेस के अंदर क्या रहते हैं हमारे पास, स्पेस व्हीकल, जो कि सैटेलाइट्स होती हैं हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ट्रांसमीटर्स रहते हैं जो रेडियो सिग्नल्स को सेंड करते हैं स्पेस से हमारे पास, ठीक है। तो स्पेस सेगमेंट क्या है, कंसिस्ट करती है जीएनएसएस सैटेलाइट्स लाइक स्पेस व्हीकल्स डेट सेंड रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस। तो ये स्पेस सेगमेंट हो गया। दूसरा हमारे पास होता है कंट्रोल सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट नाम से पता चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर 2 सिस्टम रहेंगे, एक मास्टर कंट्रोल स्टेशन रहेगा, दूसरा हमारे पास मॉनिटरिंग नेटवर्क रहेगा। तो कंट्रोल सेगमेंट के अंदर क्या है कि सिस्टम होता है जो कि ट्रैक करता है सैटेलाइट्स को, ठीक है। तो उस स्टेशंस को जो ट्रैक करता है, उस सिस्टम को हम कंट्रोल सेगमेंट कहते हैं। कि इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ट्रैकिंग स्टेशंस लोकेटेड अराउंड द वर्ल्ड लाइक मास्टर कंट्रोल एंड मॉनिटर नेटवर्क। तो मास्टर कंट्रोल स्टेशन वही होगा जो कंट्री उसको डेवलप कर रही है उस नेविगेशन सिस्टम को, जैसे जीपीएस का अमेरिका में रहेगा, ग्लोनास का वहाँ पर रशिया में रहेगा, इंडिया का इंडिया के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये मास्टर कंट्रोल स्टेशन है जो कि मॉनिटरिंग नेटवर्क को
जो मॉनिटर स्टेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करके सिग्नल भेज के हमारे पास सैटेलाइट्स में दिन में 2 बार हमारे पास कम से कम उसको मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि जो भी सैटेलाइट्स हैं वो एक ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट पे एक फिक्स टाइम पे कौन सी लोकेशन पर रहेंगी, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो फिक्स रहता है हमारे पास। तो अगर हल्का सा भी चेंज रहेगा इन कोऑर्डिनेट्स में या उनकी पोजीशन में, वो बहुत ज़्यादा हमारे पास एरर कॉज करता है, हमारे पास एक्यूरेसी को डिग्रेड करता है। तो ये बार बार मॉनिटर करना, उनको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर एक्यूरेसी हमें अचीव करनी है। तो कंट्रोल सेगमेंट रहता है, अगर कुछ भी अल्ट्रेशन रहता है उसको करेक्ट कर देता है हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट, ठीक है। तीसरा हमारे पास यूज़र सेगमेंट। यूज़र मतलब कि जो रिसीवर्स होते हैं, जैसे आपका फ़ोन हो गया या फिर कोई भी रिसीवर रहता है हमारे पास, जीएनएसएस रिसीवर। यूज़र कम्युनिटी क्या है, यूज़र सेगमेंट के अंदर आती है, क्योंकि हम जो भी सिग्नल्स होते हैं हमारे पास, ट्रांसमिट्स होते हैं हमारे पास सैटेलाइट से या फिर स्पेस सेगमेंट से, उनको कैप्चर करे रिसीवर अपनी कैलकुलेशन करके अपनी उस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करता है या कैलकुलेट करता है। तो जीएनएसएस रिसीवर्स कन्वर्ट स्पेस व्हीकल सिग्नल इनटू पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम एस्टिमेट्स। तो ये 3 चीज़ आप देख सकते हो कि जो भी जीएनएसएस सिस्टम है, जीपीएस हो गया हमारे पास, ठीक है, तो पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम एस्टिमेट किया जाता है, जो कि नेविगेशन, पोजीशन और टाइम डिसमिनेशन के या फिर अदर रिसर्च पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं हमारे पास, टाइम, नेविगेशन और पोजीशनिंग सर्विसेज हमारे पास प्रोवाइड की जाती हैं जीएनएसएस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर गेट एग्जाम में, हर एक पैराग्राफ से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखना है हमें। तो अभी जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो जीपीएस है या फिर जीएनएसएस सिस्टम, अभी हम जीपीएस के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो एक तरीका एग्जाम्पल है जीपीएस जो है हमारे पास जीएनएसएस सिस्टम का। तो जीपीएस जिस टेक्निक पे हमारे पास पोजीशन को कैलकुलेट करता है वो क्या टेक्निक है, वैसे हम इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे एक अलग से यूनिट, नेक्स्ट यूनिट के अंदर। बट अभी एक तरीका समझ लेते हैं कि इस टाइप की जो रेंजिंग टेक्निक रहती है उसमें टाइम इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सिंपली कैलकुलेशन पर जाते हो तो यहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट है और यहाँ पे हमारे पास रिसीवर है। तो यहाँ से जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसको कैप्चर करता है रिसीवर, और ये क्या कोडिंग फॉर्म में रहता है। रिसीवर डिकोड करके उसको जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है इस सिग्नल के अंदर, वो क्या है, इस की लोकेशन अवेलेबल रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास सैटेलाइट जो है कौन से कोऑर्डिनेट पे, ऑर्बिट के कौन से कोऑर्डिनेट या उसकी पोजीशन क्या रहेगी वो इन्फॉर्मेशन रहेगी, और किस टाइम पे ये सिग्नल हमारे पास ट्रांसमिट रहा है वो इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है टाइमिंग वाली, तो T1 मान लेते हैं कि उस T1 पे हमारे पास क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ सिग्नल, और इस रिसीवर ने उस सिग्नल को कैप्चर किया T2 पे। तो ये टाइम डिफरेंस हो गया डेल्टा टी। और स्पीड ऑफ लाइट से जो भी रेडियो सिग्नल रहेगा वो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहती है वो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो C जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, और इंटू का टाइम डिफरेंस, कि जिस टाइम ट्रेवल किया हमारे पास, टाइम ट्रेवल मतलब T1 और T2 के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वही ट्रेवलिंग टाइम रहेगा इस सिग्नल का। तो इस डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट किया हमने इस सैटेलाइट से इस रिसीवर का, तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कैलकुलेट हो गया स्पीड ऑफ लाइट इंटू का डेल्टा T1 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास D1 कैलकुलेट हो गया। वैसे ही हम क्या 4 सैटेलाइट से कैलकुलेट करते हैं मिनिमम, और फिर इस 4 सैटेलाइट से करने के बाद हमारे पास 4 डिस्टेंस मिलते हैं, ठीक है, D1, D2, D3 और D4। उस फॉर्मूले का यूज करके जो XYZ कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास अननोन इस रिसीवर के, तो ये तो 3 ही है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन बननी चाहिए, क्योंकि 3 अननोन से 3 इक्वेशन बननी चाहिए। बट हमारे पास टाइम करेक्शन फैक्टर के लिए या उस पॉइंट ऑफ टाइम को इंश्योर करने के लिए हमारे पास क्या है, फोर्थ इन्फॉर्मेशन और फोर्थ इक्वेशन या फिर फोर्थ सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो रिसीवर है इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है एक सिंपल से स्पीड इंटू का टाइम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करता है। तो उसी के बारे में अभी हम देख रहे हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक सा तरीका बता दिया, बाकी जो है फुल्ली एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट यूनिट के अंदर, जहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन रहेगा जीपीएस का।
और उसी फॉर्मूले के बेसिस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि ये जो रेंजिंग टेक्निक है, रेंजिंग मतलब डिस्टेंस कैलकुलेशन टेक्निक है, इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल एम्प्लॉयड बाय ए सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय एन एमिटर, मतलब कि सैटेलाइट या रेडियो सिग्नल हो गया, एट ए नोन लोकेशन टू अराइव एट द यूजर रिसीवर। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास क्या है, स्पीड इंटू का या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू का ट्रेवल टाइम ऑफ सैटेलाइट सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना सैटेलाइट से रिसीवर का। ठीक है, तो एक सैटेलाइट से एक डिस्टेंस, वैसे ही हम हर एक सैटेलाइट से डिस्टेंस कैलकुलेट करके, तो जितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स हमारे पास उस रिसीवर से कांटेक्ट में आती हैं उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे पास अचीव होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए नोन पोजिशन ऑफ सैटेलाइट टू द रिसीवर एंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय द ट्रेवल टाइम, मतलब कि दोनों के टाइम डिफरेंस। ठीक है, ट्रेवल टाइम हुआ हमारे पास ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैटेलाइट टू रीच द रिसीवर, तो उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू का ट्रेवल टाइम ऑफ द सैटेलाइट सिग्नल। ठीक है, तो अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि थंडरस्टॉर्म का, तो वहाँ पे हमें क्या बोल्ट ऑफ लाइटनिंग पहले दिख जाती है और उसकी जो आवाज़ होती है वो हमें बाद में सुनाई देती है, क्योंकि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होती है एज कंपेरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर हमें पता करना है कि ये जो लाइटनिंग हुई वो कितनी देर के लिए हुई, वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगी डिस्टेंस, कि हमारे तक जो लाइटनिंग पहुंची और साउंड जितनी देर बाद सुनाई दिया, उन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड ऑफ साउंड से, तो उससे क्या है हमारे पास डिस्टेंस मिल जाएगा ट्रेवल टाइम इनटू का स्पीड ऑफ साउंड से, जो कि 330 मीटर पर सेकेंड है अप्रोक्स। ठीक है, तो वो हमारे पास ये जो टाइम डिफरेंस है वो क्या होगा, स्टार्ट एंड स्टॉप टाइम, वो तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइम पे हमारे पास थंडरबोल्ट की जो लाइटनिंग है वो स्टार्ट हुई और स्टॉप कब हुई, उस टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड ऑफ साउंड से। तो इस टाइम को जो ट्रेवल कर रहा है हमारे पास सिग्नल ट्रेवल टाइम, ठीक है, उससे तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और जो थंडरबोल्टिंग है तो इसके अंदर जो सिग्नल है वो साउंड वेव है, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड से मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जीपीएस भी हमारे पास सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसमें जो टाइम डिफरेंस है, जैसे कि हमारे पास जो ट्रैवलिंग टाइम पीरियड है हमारे पास रेडियो सिग्नल का, उसको हम टाइम ऑफ अराइवल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में, वो हम देख सकते हैं यहाँ पर टाइम ऑफ अराइवल और टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टाइम ऑफ अराइवल इज द ट्रेवल टाइम ऑफ ए रेडियो सिग्नल फ्रॉम ए सिंगल ट्रांसमीटर टू ए रिमोट सिग्नल रिसीवर। तो जिस टाइम पे हमारे पास रिसीवर और ये जो सिग्नल है सैटेलाइट जो है वहाँ पर ट्रांसमिट कर रही है, वो उस सिग्नल और कोड के अंदर अवेलेबल रहती है, और रिसीवर जो है वो अपने पास कैलकुलेट करता है इन दोनों टाइम डिफरेंस को, क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है कोड के अंदर और इसके अंदर है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रेवल टाइम हो जाएगा रेडियो सिग्नल का, उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम ऑफ अराइवल क्या है, टाइम इंस्टेंट ऑफ अराइवल माइनस टाइम इंस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, जो कि अवेलेबल रहता है कोडिंग फॉर्म में सिग्नल के अंदर, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ आई है हमारे पास पावर में मीटर पर सेकेंड, जो कि वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर थंडरस्टॉर्म का एग्जांपल हमने देखा था कि कितनी देर तक ये लाइटनिंग रही, आई डिटरमाइंस द स्टार्ट टाइम एंड ईयर डिटरमाइंस द स्टॉप टाइम, जिस टाइम तक हमारे पास आवाज़ सुनाई दी, तो उन दोनों के बीच का जो है वो ट्रेवल टाइम हो गया, थंडरस्टॉर्म दिखाई देने से उसकी आवाज़ सुनाई देने तक उन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो हमारे पास ट्रेवल टाइम हो गया। ठीक है, और सेम प्रिंसिपल होता है हमारे पास जीपीएस का। तो ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सैटेलाइट और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। 3 अननोन है एक्स वाई जेड, और 4th हमारे पास टाइम करेक्शन फैक्टर या फिर टाइमिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये 4 अननोन्स 4 डिस्टेंस कैलकुलेशन से ही निकलते हैं, फाइंड आउट होते हैं, क्योंकि 4 इक्वेशन अवेलेबल रहती है हमारे पास। ये चीज़ आगे आपको पता चलेगी। और वही चीज़ क्या है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं 2 चीज़ थी, एक तो इंस्टेंट ऑफ अराइवल टाइम इंस्टेंट ऑफ अराइवल, और एक हमारे पास टाइम इंस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन, जिसके डिफरेंस का जो है हमारे पास वो ट्रैवल टाइम है, और बहुत प्रिसाइज नॉलेज या प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बेसिस पे यहाँ पर एक्यूरेसी डिफाइन की जाती है। द टाइम इंस्टेंट ऑफ अराइवल कैन बी अचीव्ड थ्रू डायरेक्ट रीडिंग ऑफ द रिसीवर क्लॉक, और टाइम इंस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है इज एम्बेडेड इन द सिग्नल विच इज शेड्यूल्ड नेविगेशन सिग्नल। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रिसीवर जो है वो कैलकुलेट कर सकता है डायरेक्ट रीडिंग से,
कि क्या टाइम हुआ है जिस टाइम पे वो सिग्नल उसके पास कैप्चर किया गया या अराइव हो गया हमारे पास, और ट्रांसमिशन का टाइम क्या हमारे पास सिग्नल के अंदर अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ट्रू डिफरेंस बिटवीन दीज इंस्टेंट्स, टाइम इंस्टेंट्स जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के बेसिस पे हमारे पास जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन और पोजीशन को कैलकुलेट किया जाता है। अब बात आती है हमारे पास कि सिंक्रोनाइजेशन की। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि रिसीवर की जो क्लॉक होती है और सैटेलाइट की जो क्लॉक होती है वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि सैटेलाइट पर जो क्लॉक्स अवेलेबल रहती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड रहती हैं, हमारे पास रेडियम और सीजियम की क्लॉक्स अवेलेबल रहती हैं, बट उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी की क्लॉक्स हमारे पास रिसीवर के पास अवेलेबल नहीं रहती, तो उसका सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है, और उसी की वजह से हमारे पास फोर्थ इक्वेशन जो कि टाइमिंग इन्फॉर्मेशन, टाइम करेक्शन फैक्टर जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फोर्थ इक्वेशन या फिर फोर्थ सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि 3D पोजिशनिंग में सिर्फ XYZ 3 हो गया, लेकिन हमारे पास 3 की बजाय क्या है मिनिमम 4 सैटेलाइट्स की इन्फॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट रहती है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं गेट एग्जाम में। अगर 2D सर्विस है तो मिनिमम 3 सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या टाइम कैलकुलेशन फैक्टर देख लिया, डिस्टेंस कैलकुलेशन या डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहाँ पर सैटेलाइट और यूज़र के बीच में। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि उस सिग्नल के अंदर टाइमिंग इन्फॉर्मेशन जो टाइम इंस्टेंट ऑफ ट्रांसमीटर रहता है या ट्रांसमिशन रहता है वो अवेलेबल रहता है। उसके अलावा हमारे पास उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल पैरामीटर्स मीन्स उसकी जो लोकेशन होनी चाहिए या फिर उसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो जो नेविगेशन सिग्नल रहता है वो मॉड्यूलेट करता है एक मैसेज को डेट इंक्लूड सैटेलाइट ऑर्बिटल पैरामीटर्स। ठीक है, सैटेलाइट ऑर्बिटल पैरामीटर्स का मतलब है कि सैटेलाइट एफएमआरएस डेटा, ये वर्ड काफ़ी देखने के लिए मिलेगा आपको। तो जो भी उसके ऑर्बिटल पैरामीटर्स हैं कि कौन सी टाइमिंग पे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं या क्या लोकेशन है उस सैटेलाइट्स की उस ऑर्बिट के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम सैटेलाइट एफएमआरएस डेटा कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है पोजीशन को कैलकुलेट करने में। XYZ तो अननोन है, अगर हम सैटेलाइट्स का X1 Y1 और Z1 को हम एज्यूम करते हैं सैटेलाइट की ऑर्बिटल जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उससे भी हम कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे भी हम क्या डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके वेलोसिटी इनटू टाइम और बी डिस्टेंस हो गया, और इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट के बेसिस पर डिस्टेंस कैलकुलेशन रहेगा हमारे पास x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का y माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का z माइनस z1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये भी डिस्टेंस। तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद जो रहता है हमारे पास वो क्या है x y z जो अननोन 3D पोजिशन है किसी भी रिसीवर की या किसी भी प्लेस की पॉइंट की, वो फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रहती है। तो इसके लिए हमारे पास जो सैटेलाइट का एफएमआरएस डेटा है X1 Y1 Z1 उसकी भी एक्यूरेसी डिपेंड करती है हमारे पास जो भी पोजीशन कैलकुलेशन का एक्यूरेसी अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट ऑर्बिटल पैरामीटर्स हैं या सैटेलाइट एफएमआरएस डेटा है, दिस enables द रिसीवर टू प्रोपगेट सैटेलाइट ऑर्बिट एंड देन टू इवेलुएट ट्रांसमीटर पोजीशन एट ईच टाइम इंस्टेंट। ऑर्बिटल पैरामीटर्स आर अपडेटेड बाय द मास्टर कंट्रोल स्टेशन। तो मैंने आपको कंपोनेंट्स के अंदर बताया था कि ये जो ऑर्बिटल पैरामीटर्स हैं अपडेट किए जाते हैं बाय मास्टर कंट्रोल स्टेशन एंड ट्रांसमिटेड टू द सैटेलाइट वंस और ट्वाइस अ डे। कम से कम 2 बार हर दिन में उसको मॉनिटर किया जाता है सैटेलाइट्स की पोजीशंस को। ठीक है, तो सैटेलाइट एफएमआरएस डेटा कंटेन ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन एंड अलाउ द रिसीवर टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ जीएनएसएस। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जीएनएसएस से रिलेटेड हैं देखी हैं हमारे पास, और यही सारी चीज़ें हमारे पास आगे जाके यूज की जाएंगी। तो आपको इनके बारे में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।